हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसको देखने वाले हैं। तो जो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स है उसमें से जो आपका सीयूटी में आता है उसी के साथ आपको क्लास 11 का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मतलब क्लास 12 का मैक्रो और क्लास 11 का माइक्रो, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, आपके क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने रिसेंटली पढ़ा है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये मुझे लगा कि आप मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो भूल गए होंगे, और ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इस पार्ट के रिलेटेड एक वीडियो लाया। तो इस वीडियो में क्या है, कंप्लीट बुक रिवीजन है। मतलब जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है उसको मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको मैंने कवर किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने मैक्सिमम चीज़ों को छोड़ दिया है। तो अगर आपके पास ऐसा टाइम नहीं है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप इसका जो इस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको मेजर कंसेप्ट जो है वो पता चल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं इस चैनल पर प्रैक्टिस एमसीक्यू वगैरह लेके आऊँ तो वो भी मैं ला सकता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस के बारे में पूछता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आई, इससे आप ये याद रखिए, आई मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। और मैक्रो में क्या होता है, ए, NACRO होता है ना, तो ए का मतलब होता है एग्रीगेट, आई माने इंडिविजुअल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक है जो कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के साथ डील करता है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स क्या है, कंज्यूमर, फेम्स, इंडस्ट्रीज, ये सब इंडिविजुअल यूनिट्स है। इनका खुद का मतलब अस्तित्व है कह सकते हैं। मतलब ये लोग अलग अलग है, इनसे किसी का रिलेशन नहीं है बहुत कुछ खास। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। तो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है तो आप इससे ये याद रख सकते हैं माइक्रो इंडिविजुअल, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। It examines how this entity make decision regarding the allocation of limited resources. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर कंसेप्ट जो है वो एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस है। कि मतलब जो स्कार्सिटी है इकोनॉमी में, उस स्कार्सिटी में भी आपको जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो आप किस वे में एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, आप कहाँ पे एलोकेट करेंगे, यही मेन प्रॉब्लम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है। The focus lies on understanding the mechanism of supply and demand, price formation, and resources distribution in various market. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर किन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और किन क्वेश्चंस को आंसर करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इनमें आपको क्या करना है, ये आंसर है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यही जो चीज है, यही मेन प्रॉब्लम है जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए है, अब उस 10 रुपए से हमें क्या प्रोड्यूस करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी चीज को हमें देखना होगा कि हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है, हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है। इसी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करेगा। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे प्रोडक्शन का, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे या फिर हम लोग कैपिटल मशीनरी का ज्यादा यूज करेंगे। तो ये सब चीज जो है ये सॉल्व कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब हम लोग को क्या करना है, मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना है या गरीबों के लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब क्वेश्चंस को आंसर करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यही जो तीन है मेजर क्वेश्चंस है जिनको माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर करने का ट्राई करता है। इसके बाद क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोग का पढ़ना है अभी। जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें यूटिलिटी एनालिसिस एक टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या मेन चीज है जो हम लोग को पढ़ना है वो पहले देख लीजिए आप। कि कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। मतलब जो एक नॉर्मल कंज्यूमर होता है, एक एवरेज कंज्यूमर, उसका मतलब क्या एम होगा, उसका एम ये होता है कि उनको अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। मतलब किसी भी कंज्यूमर ने अगर कोई गुड्स को यूज किया, किसी गुड्स को कंज्यूम किया, सर्विस को कंज्यूम किया, तो उससे उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। तो कंज्यूमर का मेन एम क्या है, उसको नेक्स्ट मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए। यूटिलिटी इज द प्लेजर और सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। यूटिलिटी क्या है, एक प्लेजर है या फिर सेटिस्फेक्शन है जो कि मतलब किससे मिलता है, कंज्यूमर गुड और सर्विसेज। कोई गुड और सर्विस को कंज्यूम करने से यूटिलिटी डिराइव होता है। तो इस चीज के बारे में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूटिलिटी क्या होता है वो बताइए, तो आप इसमें ये लिख सकता है। उसके बाद यूटिलिटी जो एनालिसिस है उसके दो मेजर अप्रोचेस है जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में है। वो है कार्डिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है इसमें क्या होता है कि एज्यूम करता है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन न्यूमेरिकल यूनिट कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल यूनिट क्या है, यूटिल्स। हम लोग यूटिल्स में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यही क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच।
उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ये मतलब जो आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसी के अंदर है, पर ये दूसरा अप्रोच नहीं है। दूसरा अप्रोच जो है वो आपका अलग है, मतलब कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये दो अप्रोचेस है। पर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो इसमें क्या होता है कि एज मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड्स आर कंज्यूम द एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइंस। मतलब कि हम लोग जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे किसी एक गुड को, तो जो हम लोग का एडिशनल गुड्स है उससे हम लोग का जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि आपको भी प्यास लगा है, तो आपने एक गिलास पानी पिया, एक गिलास पानी पीने के बाद क्या हुआ, आपका जो प्यास है वो ऑलमोस्ट बुझ चुका है, और आपको अगर एक और गिलास पानी देगा तो चलिए आप पी लेंगे, लेकिन यही आपको अगर पानी पिलाते रहेगा, आपका पिलाते रहेगा, तो आप मतलब इसको नहीं पी पाएंगे। और जो फर्स्ट ग्लास पानी से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला था, वही सेम सेटिस्फेक्शन आपको लास्ट ग्लास तक नहीं मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है कि नंबर के बेसिस पे हम लोग जो है सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग का ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो है अपना प्रेफरेंस को रैंक करता है, मतलब इसमें लोग नंबर के बेसिस पे यूटिलिटी को नहीं मेजर करते हैं, ये रैंक के बेसिस पे किया जाता है। जैसे कि आपने एक बनाना खाया और आपने एक एप्पल खाया, तो उन दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगा, इसको आप मतलब रैंक कर सकते हैं कि हाँ मुझे एप्पल जो है बनाना से अच्छा लगा। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी का ऐसा है। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी का क्या है कि आपको मान लीजिए बनाना से 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला और एप्पल से 20 यूटिल्स का मिला, तो इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। पर ऑर्डिनल यूटिलिटी में आप रैंकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस इसके रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स भी डाल के रखा है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ए कंज्यूमर प्रेफर्स अ बंडल विथ मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर। मतलब कि देखिए कोई भी सिंपल सा चीज में, मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा, इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश है, तो मैं आपको सिंपल वे में मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझाता हूँ। देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि ये है 2 एप्पल, ये है 4 एप्पल। देखिए आपको किसी ने ऑप्शन दिया कि भाई तुम ये 2 एप्पल लेना चाहोगे या फिर ये 4 एप्पल लेना चाहोगे, तो आप चाहे आपका जो एक नॉर्मल मतलब कंज्यूमर है, आप एक नॉर्मल कंज्यूमर है, आप नॉर्मली चीजों को सोचते हो, तो आप ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि हाँ मैं 4 एप्पल लूंगा, क्योंकि आपको 4 दे रहा है या 2 दे रहा है, दोनों में आपका कुछ जा नहीं रहा है, तो आप 4 लेना प्रेफर करेंगे। अब ये मत कहिए कि भाई यहाँ पे एक पका हुआ है, यहाँ पे सब कच्चे हैं, ये मत कहिएगा, ये फोटो है बस। तो बस नॉर्मली देखा जाए तो आप 4 एप्पल को प्रेफर करेंगे। तो इसी जो प्रेफरेंस होता है इसी को हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसका इंडिफरेंस कर्व, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आएगा। और वैसे मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रखा है, मैंने हर चीज को यहाँ पे कवर नहीं किया है। जो चीज आपका PYQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या फिर आपके बुक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहाँ पे रखा गया है। तो इंडिफरेंस कर्व भी इनमें से एक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, तो पहले जान लीजिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर। मतलब कि 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कि एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि 2 एप्पल और 2 बनाना मिलके एक इंसान को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया, और फिर क्या होता है 2 बनाना और 2 ग्रेप्स मिलके एक इंसान को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया। तो ये जो हो गया और ये जो हो गया, ये दोनों जो हो गया बंडल हो गया, और ये दोनों क्या है, इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को जब हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो एक आपका इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ कैसा है। इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, तो इंडिफरेंस कर्व में मान लीजिए यहाँ पे 2 एप्पल है, 2 बनाना है, ये इंसान को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। उसके बाद तो ये जो होगा ये इंडिफरेंस कर्व 1 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2 मैंगो और 2 बनाना है, ये इंसान को इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इंडिफरेंस कर्व यही है कि आपका जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा एक इंसान को। यहीं पे मान लीजिए कि 4 एप्पल 4 बनाना है, तो ये इंसान को और ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व में का जो रूल है वो क्या है कि आपको जितना हायर इंडिफरेंस कर्व है उतना ही ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर। ठीक है। मतलब एक कर्व जो है वो 2 गुड को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 एप्पल 2 बनाना है, तो वहीं पे अगर 2 बनाना और 2 ग्रेप्स रहे तो भी अगर इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व 1 है। मतलब इसमें जो भी गुड्स लाया करेंगे उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो इंसान को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। इंडिफरेंस कर्व 2 जो है, इसमें जो गुड्स लाई करेंगे वो इंसान को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। फिर इंडिफरेंस कर्व 3 है, यहाँ पे जो है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। और अगर ऐसे देखा जाए रैंक वाइज, तो इसमें सबसे कम, इसमें सबसे ज्यादा, जो इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊपर रहेगा
मतलब सबसे बाहर रहेगा वो सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व का जो प्रॉपर्टी है इसके लेकर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इनमें से बताइए कौन सा इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज। तो दे स्लोप डाउनवर्ड, इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग नॉर्मल सा चीज है, यही प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। उसके बाद कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये ओरिजिन को लेके कन्वेक्स है, ये है इसका ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट होता है, तो इसको लेके ऐसा कन्वेक्स है, कन्वेक्स मतलब इस तरह से ऐसे है ना, तो वही कन्वेक्स है। तो ओरिजिन को लेके कन्वेक्स है। और तीसरा क्या, दे नेवर इंटरसेक्ट, डिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये मतलब कभी ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस कभी नहीं करते हैं डिफरेंस कर्व। ये जो है इसका मेजर तीन प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी इसका रीजन जो है वो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसमें, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ फिर से तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने आपको जो मेजर चीज़ जो जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। यही इससे क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है कि यहाँ पे आपको थ्योरी पूछा जाए, आपको मेनली यहाँ पे पॉइंट्स पता होना चाहिए जिसको लेके आप कम से कम, अगर आपको 2-3 पॉइंट भी याद है तो आप उसको लेके आप एमसीक्यू को आंसर करता है, इतना आपको आना चाहिए बस। बाकी आप एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन मैं आपको इजीली लैंग्वेज में एक समझा सकता हूँ कि बजट लाइन मतलब देखिए, ये है बजट लाइन। बजट लाइन क्या है, ये एक बजट लाइन है, ठीक है, देख लीजिए बजट लाइन, ये बजट लाइन है। बजट लाइन क्या होता है कि इसमें आपके पास मान लीजिए एक गुड है, एक सामान है, उसका प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए बनाना है, बनाना का प्राइस जो दिया हुआ है 10 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। आपका इनकम कितना है, 10,000 रुपए पर मंथ, इन दोनों को हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ठीक है। बनाना का प्राइस है 10 रुपए और इनकम है 10,000। तो आप उस इनकम के साथ और उस प्राइस के साथ जो जो गुड्स को आप खरीद सकते हैं, ये जो बजट लाइन है, जो जो गुड्स को आप खरीद सकते हैं जितना क्वांटिटी में, वही आपका बजट लाइन फॉर्म करता है, ठीक है। कि अगर आप 10,000 के इनकम में पर मंथ 10,000 पर मंथ आप 10 बनाना खा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बजट लाइन का कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट बजट लाइन के अंदर लाई करता है तो ये क्या करता है, ये हम लोग को बताता है कि हम लोगों ने सारा पैसा को यूज़ नहीं किया है, और बजट लाइन के बाहर जो है वो औकात के बाहर का चीज़ होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन represents all possible combination of two goods a consumer can purchase given their income and prices of good। तो क्या है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, जो कि एक कंज्यूमर खरीद सकता है उसके गिवन इनकम और प्राइस ऑफ गुड पे। बजट, जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो बाय पी एक्स माइनस पी एक्स बाय पी वाई। इसका सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन ये दिखाता है कि किसी भी एक गुड को खरीदने के लिए हमें दूसरा गुड को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वही चीज़ जो है बजट लाइन का स्लोप आपको रिप्रेजेंट करता है। इसी को इस तरह से लिखा गया है, पी एक्स बाय पी वाई, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, प्राइस रेशियो, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो कब होगा, कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो कब होगा, वेयर द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि वेयर द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। तो इसमें इसको मैं आपको ग्राफ में समझा देता हूँ कि जैसे कि देखिए, ये है आपका इंडिफरेंस कर्व 1, ये है आपका इंडिफरेंस कर्व 2। तो जो इंडिफरेंस कर्व 2 है ये आप देख सकते हैं कि ये बजट लाइन से, रुके मैं कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो बजट लाइन को यहाँ पे मतलब यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब ये एक इस टाइप का फिगर है, यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है मतलब बजट लाइन के साथ इसका। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे होगा आपका इक्विलिब्रियम, यही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन where the highest possible indifference curve is tangent to the budget line। हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व मतलब यही पॉसिबल है, ये तो अब इसके साथ टेंजेंट नहीं हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व 3 भले ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये बजट लाइन के बाहर जा रहा है, बजट लाइन से उसका मतलब टच नहीं करा सकते हम लोग। बजट लाइन जो है मतलब जितना इंसान के पास बजट है उतना ही वो खर्च करेगा ना। अब किसी इंसान को BMW पसंद है पर उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो भले ही उसको ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है पर वो उसके बजट के बाहर है। हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, जो इंडिफरेंस कर्व आपका बजट लाइन को यहाँ पे टेंजेंट मतलब बना रहा है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो वहीं पे हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। तो दिस पॉइंट शोज द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर का जो ऑप्टिमल चॉइस मतलब परफेक्ट जो उस वक्त के लिए उसका चॉइस है, जितना में वो खुश रह सकता है, वही चीज़ को शो करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिमांड फंक्शन को देख लेते हैं। डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड क्या है पहले वो देख लीजिए। डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड किस चीज़ को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है, किसके बीच में, प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। किसी भी गुड्स का प्राइस कितना है
उसका कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है, उसी रिलेशनशिप को डिमांड शो करता है। तो डिमांड का जो डिटर्मिनेंट्स है, मतलब डिमांड किस चीज़ पे इफेक्ट होता है, किस चीज़ की वजह से इफेक्ट होता है, वो देख लीजिए। डिमांड जो है प्राइस ऑफ द गुड, सबसे मेजर फैक्टर कि प्राइस की वजह से डिमांड जो है इफेक्ट होता है। क्या इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंसान के पास कितना इनकम है, ऐसा है तभी वो ज़्यादा चीज़ खरीद पाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अब इंसान को क्या पसंद है, एप्पल पसंद है, बनाना पसंद है, ये उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है, तो वो उस चीज़ के लिए डिमांड करेगा जो उसको पसंद होगा। उसका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जैसे कि ये आपका मतलब सप्लीमेंट्री गुड्स जैसा हो, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कहते हैं ना, उसमें आ जाएगा। जैसे कि अभी मतलब मान लीजिए टी का दाम जो है वो ज़्यादा हो रहा है और कॉफ़ी का दाम कम हो रहा है, तो वो मतलब एक रिलेटेड गुड्स है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें मतलब एक इंसान क्या कर सकता है कि अगर टी का प्राइस ज़्यादा है और कॉफ़ी का कम है, तो वो प्रेफर कर सकता है कॉफ़ी खरीदने का। या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि कोई इंसान कार अभी नहीं खरीद रहा है, क्यों नहीं खरीद रहा है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। पेट्रोल का प्राइजेस ज़्यादा होने की वजह से वो कार नहीं खरीद रहा है। वहीं अगर पेट्रोल का प्राइस घट जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो इंसान कार को खरीद सकता है। तो इस तरह से रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस होता है वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। उसके बाद देख लीजिए लो ऑफ डिमांड क्या होता है। लो ऑफ डिमांड एक सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि जब प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा, मतलब कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। यही सिंपल सा कंसेप्ट को लो ऑफ डिमांड कहा जाता है, कि मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगा, यही सिंपल चीज। तो लो ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस क्या है देख लीजिए। मतलब कि लो ऑफ डिमांड किन चीज़ों पे काम नहीं करता है। लो ऑफ डिमांड आपका गिफन गुड्स और वेवलेन गुड्स पे काम नहीं करता है। गिफन गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स विथ ए पॉजिटिव प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। इंफीरियर गुड्स को कहा जाता है, ठीक है, जो गुड्स मतलब आपका खराब क्वालिटी का है, ठीक है। जो इंसान है वो खराब क्वालिटी का गुड को कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो जब मतलब उसके पास पैसा आएगा तो उसको कंज्यूम करना बंद कर देगा, वो अच्छे क्वालिटी का गुड्स को खरीदेगा। तो इसमें जो डिफरेंट गुड्स में क्या होता है कि प्राइस रिलेशन जो होता है डिमांड के साथ वो पॉजिटिव होता है, कि प्राइस ज़्यादा रहने से भी डिमांड ज़्यादा ही रहता है, घट नहीं जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप देख लीजिए। उसका बेवल गुड्स, बेवलन गुड्स माने जो लग्जरी गुड्स होता है, लग्जरी गुड्स से आपका लो डिमांड का ज़्यादा रिलेशन नहीं है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ रेस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांडेड इज टू चेंज इन वेरियस फैक्टर्स। मतलब कि हम लोग का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अलग अलग फैक्टर के चेंज के वजह से कितना रेस्पॉन्स कर रहा है। तो इसमें आपका दो टाइप का है हम लोग के सिलेबस में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चीज़ बताता है, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, मतलब किसी भी गुड्स का क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा जब उसके प्राइस में चेंज आएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम, मतलब इनकम के चेंज से डिमांड में क्या चेंज आएगा, सिंपल सा चीज़ है। उसका सप्लाई एंड इट्स डिटरमिन, मतलब सप्लाई क्या है और उसके क्या डिटरमाइन करता है सप्लाई को। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइजेस। सप्लाई क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड है जो कि प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइजेस पे बेचने के लिए रेडी है। लो ऑफ सप्लाई क्या है, लो ऑफ सप्लाई ये है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो सप्लाई जो है वो भी घटेगा। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या है, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ सेलर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, तो जो सप्लाई है वो घटेगा। अगर हमारा टेक्नोलॉजी जो है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उससे सप्लाई में चेंजेस आ सकता है। नंबर ऑफ सेलर्स, ज़्यादा सेलर है तो एक सेलर जो है वो कम प्रोड्यूस करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल है तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगा, नहीं है तो कम गुड्स प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से सप्लाई जो है वो डिटरमाइन होता है मतलब मार्केट में। और सप्लाई कर्व आर जनरली अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है एक तरह से, क्यों, क्योंकि इसका जो प्राइस के साथ है पॉजिटिव रिलेशन है। इसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ओकर्स वेयर मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जब क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो जाता है तो मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए मार्केट इक्विलिब्रियम के अलावा भी क्या सिचुएशंस है। मार्केट इक्विलिब्रियम के अलावा एक्सेस डिमांड हो सकता है, एक्सेस डिमांड से क्या होगा, प्राइस जो है वो राइज होगा, और अगर एक्सेस सप्लाई होगा प्राइस जो है वो फॉल होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक से भी मैच करता है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसका जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, क्यों, इक्विलिब्रियम के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बहुत बार किया जाता है, जैसे कि प्राइस सीलिंग या फिर प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग कब लगाया जाएगा, जैसे कि कोई भी एक प्राइस है उसको, उसका मतलब इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि कोई एक गुड है, मान लीजिए प्याज है, प्याज का प्राइस मतलब 100 रुपीज़ पर केजी पहुँच गया,
तो अब जो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवेन करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, प्राइस सीलिंग लगाएगा, मतलब मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर देगा कि जो प्याज है उसको आप 100 रुपीज़ से ज़्यादा में सेल नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस सीलिंग हो जाएगा। फिर प्राइस फ्लोर क्या होता है कि कोई गुड्स है, मान लीजिए कोई सब्जी है 10 रुपये में बिक रहा है, तो अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, उसको प्राइस फ्लोर लगा देगा कि हाँ इससे ज़्यादा कम में आप नहीं बेच सकते हैं इसको। वो क्या हो जाएगा, मिनिमम प्राइस हो जाएगा। प्राइस फ्लोर में ही आपका एमएसपी जो होता है वो आ जाता है। तो ये मिनिमम प्राइस होता है। ये सब क्यों होता है, गवर्नमेंट करता है ताकि हम जो प्रोड्यूसर है वो डिमोटिवेट ना हो जाए, या फिर जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा प्राइस पे ना करना पड़ जाए। तो इससे इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है वो अफेक्ट होता है। उसके बाद क्या है, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लो है, जो कि समझने में लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दिस लो एक्सप्लेन्स हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन वन इनपुट इज इंक्रीज व्हाइल अदर्स आर कांस्टेंट। मतलब कि इसमें क्या होता है कि क्या एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट कैसे चेंज होता है जब एक इनपुट को हम लोग चेंज करते हैं और अदर्स को कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे मेनली जो है लेबर का बात किया जाता है कि जब हम लोग लेबर को चेंज करते हैं तो बाकी इनको इनपुट को क्वेश्चन, हाँ मतलब हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। जैसे इनपुट्स क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हम लोग लेबर को चेंज किए, बाकी को कांस्टेंट रखे हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आउटपुट पे। स्टार्टिंग में जब हम लोग अगर लेबर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जब हम लोग का रिटर्न है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसके बाद हम लोग फिर से अगर लेबर को बढ़ाएंगे तो हम लोग का रिटर्न जो है घटने लगेगा। और उसके बाद फिर से क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न्स। अब हम लोग और अगर लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे, बाकी फैक्टर को इंक्रीज किए बिना, तो क्या होगा, हम लोग का रिटर्न जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी को क्या, वेरिएबल प्रोपोर्शन। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है इसमें क्या होता है, आपने देख लिया, मतलब इस टाइप का होता है। देखिए ये इस तरह से रहेगा ये थोड़ा सा, कि यहाँ तक मतलब मान लीजिए आपका इंक्रीज हो रहा है, आपने लेबर बढ़ाया है, तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच गया, अब ये यहाँ से डिमिनिश होने लगा, और उसके बाद अब ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इनपुट क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे 10 लेबर का जरूरत है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास 5 लेबर था, आपने उसको 10 लेबर कर दिया, तो आपका फुल कैपेसिटी पहुंच गया। तो आप यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब 10 लेबर से आपने उसको 12 लेबर कर दिया, तो अब यहाँ पे आपका रिटर्न्स घटने लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में आप वहाँ पे बस लेबर को बढ़ा के प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका कैपेसिटी जो है वहाँ पे खत्म हो चुका है वहीं पे। और अगर आप फिर से लेबर बढ़ाएंगे तो आपका रिटर्न जो है नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपको लेबर पे खर्च भी तो करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है इसी को हम लोग लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद रेवेन्यू का जो कंसेप्ट है वो जान लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा रेवेन्यू के बारे में भी, जैसे मैंने बाकी सबको बताया। ये भी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप इसको ऑलमोस्ट मतलब इतना तो रहे कि आप अटेम्प्ट करके आ सके। तो इसका जो रेवेन्यू कंसेप्ट है उसमें क्या दिया गया है, फिल्म्स एनालाइजेस रेवेन्यू टू एसेस परफॉर्मेंस। फिल्म्स एनालाइज करते हैं रेवेन्यू को, क्यों एनालाइज करते हैं, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए, मतलब कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू है उतना अच्छा उस कंपनी का परफॉर्मेंस है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कुछ कंसेप्ट है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। मतलब कि किसी गुड्स का कितना प्राइस और कितना क्वांटिटी आपने सेल किया, उसी से आप टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। और एवरेज रेवेन्यू जो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है। ये प्राइस के इक्वल होता है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू फॉर फ्रॉम वन मोर यूनिट सोल्ड। मतलब हम लोग जो एडिशनल एक और यूनिट को सेल करेंगे उससे हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू कितना, मतलब टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा, वही चीज को हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इसके बाद मार्केट फॉर्म्स को आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्केट फॉर्म्स को भी ऐड कर दिया है कि कितने टाइप के मार्केट्स होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होता है एक मार्केट फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है कि ए मार्केट विद द फॉलोइंग फीचर्स, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर्स देख लीजिए। आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर नहीं है, या फिर कौन सा है जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें आप फीचर्स को देख लीजिए, यही मेनली पूछा जाता है, फीचर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये फीचर्स पता होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स एंड सेलर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे आपके। उसके बाद दूसरा फीचर क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सेम टाइप के प्रोडक्ट हो सके, बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मोबिलिटी, इन्फॉर्मेशन एंड मोबिलिटी होता है लोगों के पास। लोगों को पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इतने रुपए का है और यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल सकता है, हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद फिल्म्स आर प्राइस टेकर, जो फिल्म्स है वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, उनको प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसको उन्हें लेना पड़ेगा। जैसे कि चावल जो है अगर 20 रुपए बिक रहा है तो फिल्म्स को 20 रुपए ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो लोग 30 रुपए नहीं मांग सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा,
तो कंज्यूमर है वो दूसरे मतलब प्रोड्यूसर के पास जाएगा, फिर दूसरी दुकान में जाके खरीद लेगा। तो इसलिए उनको प्राइस को जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसी पे सामान को बेचना पड़ता है। इन द लॉन्ग रन फिल्म्स आर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में जो होता है फिल्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, मतलब इनमें एब नॉर्मल प्रॉफिट का कोई सीन नहीं होता है, क्योंकि आप जो प्राइस है वो फिक्स रहता है, तो आप इसमें नॉर्मल प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वही है जो नॉर्मल प्रॉफिट है जितना एक कंपनी कमाता है। एबनॉर्मल मतलब कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन वाला जो प्रॉफिट है वो नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद दूसरा मार्केट फॉर्म क्या है, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में क्या है कि सिंगल सेलर डोमिनेट्स द मार्केट। मोनोपोली मतलब एक सिंगल सेलर जो होता है मार्केट को डोमिनेट करता है। यहाँ पे क्या होता है, नो क्लोज सब्सिट्यूट, मतलब उसका कोई सब्सिट्यूट जो होता है लोगों का नहीं होता है। उसका हाई बैरियर्स टू एंट्री। दूसरा अगर कोई प्लेयर एंट्री करना भी चाहता है मार्केट में तो एंट्री नहीं कर पाता है, क्योंकि बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें एंट्री के। उसके बाद जो मोनोपोली मार्केट है उसमें प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर होता है इसका मतलब क्या है कि वो जिस प्राइस पे चाहेगा उस प्राइस पे चीजों को बेच सकता है, क्योंकि अब ये लोगों का नीड है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, या एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। जैसे कि मान लीजिए जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन में बस जियो जो है वही आपका क्या बोलता है पूरा मार्केट को कंट्रोल कर लेगा, मतलब 100% टेलीकम्युनिकेशन का मार्केट जो है जियो के पास रहेगा, तो वो एक मोनोपोली का ओनर हो जाएगा, मतलब टेलीकम्युनिकेशन में जियो का मोनोपोली हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अब इंसान को सिम कार्ड तो चाहिए, उनको इंटरनेट भी यूज करना है, तो उनके पास कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अब सब्सटीट्यूट नहीं है तो जो ये जियो है वो प्राइस मेकर बन सकता है, कि मतलब अब जिस रिचार्ज को आप 300 लेता है वो बोलेगा कि मैं 600 लूंगा, तब भी इंसान को लेना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनको जरूरत हो। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये प्राइस मेकर बन जाएगा फिर। और इसमें हाई बैरियर्स होगा एंट्री का, एंट्री के बहुत सारे बैरियर्स होंगे, क्योंकि इस तरह का सेक्टर में एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं वो इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। तो यही जो प्रॉब्लम्स है ये मोनोपोली मार्केट में होता है, और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मोनोपोलिस क्रिएट इनएफिशिएंसीज इन मार्केट बाय चेंजिंग चार्जिंग हायर प्राइसेस एंड प्रोड्यूसिंग लेस आउटपुट देन कॉम्पिटिटिव फिल्म्स। मतलब कि मोनोपोलिस क्या करते हैं, इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं मार्केट में। क्यों, कैसे, चार्जिंग हायर प्राइसेस, तो ज्यादा हायर प्राइसेस चार्ज करेंगे तो इससे मतलब मार्केट में इनएफिशिएंसी जो होता है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट मार्केट फॉर्म क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है वो जान लीजिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है मेनी फिल्म सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब कि अलग अलग कंपनी है वो अपना अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चिप्स है, ठीक है, आलू चिप्स जो है उसी को अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांडिंग से अपना बेच रहा है। बिकाजी अलग बेच रहा है, उसके बाद फिर जो आपका वो क्या बोलते हैं कोको कोला का जो कंपनी है उसका चिप्स आता है ना लेस, वो अलग बेच रहा है अपना। तो सब अपना अलग अलग चिप्स बेच रहे हैं और अलग अलग ब्रांडिंग है उनका। तो उसमें मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलेंगे। मतलब अलग अलग फिल्म जो है सेल कर रहा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को। नॉन प्राइस कंपटीशन, मतलब इसमें कोई प्राइस कंपटीशन नहीं है, इसमें एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग इन सब का वैल्यू होता है। और इजी एंट्री एंड एग्जिट। मान लीजिए चिप्स का जो मार्केट है उसमें अभी दो तीन प्लेयर ही है मान लीजिए, या फिर बहुत सारे प्लेयर्स मान लीजिए, और आपको वहाँ पे चिप्स बना के बेचना है, तो ये भी काफी आसान सा चीज है। आप जाइए चिप्स बनाइए बेचिए, आप ब्रांडिंग कर लीजिए, हो गया, सिंपल सा चीज है। और आपको अगर वहाँ पे नहीं बेचना है तो आप डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं, तो उससे मार्केट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसमें इजी एंट्री एंड एग्जिट होता है, तो यही है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। उसके बाद ओलिगोपोली क्या होता है, ए फ्यू लार्ज टीम्स डोमिनेट, मतलब कुछ कंपनीज जो है वो डोमिनेट करते हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन प्राइसिंग, प्राइसिंग जो होता है वो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं। मतलब इंटरडिपेंडेंस होता है कि जैसे फ्यू लार्ज टीम बोला है ना, जैसे कि मान लीजिए जियो, वीआई और आपका एयरटेल, ये तीन जो है ये तीन कंपनी मेनली है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो ये तीन कंपनी से अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को चला रहे हैं तो उनका प्राइस जो होगा इंटरडिपेंडेंट होगा। अब जियो अगर मान लीजिए 300 रुपीज पे रिचार्ज दे रहा है तो एयरटेल ऐसा नहीं कर सकता है कि वो 600 रुपये पे रिचार्ज दे। अगर ऐसा होगा तो मैक्सिमम लोग जो है जियो की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो लोग ओलिगोपोली जो सिस्टम है वो चलता है। तो ये कुछ मार्केट फॉर्म्स थे जो कि मैंने आपके इनके फीचर्स को बता दिया, आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यही था आज के इस वीडियो में, मैंने पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है मेजर उनको कवर कर लिया। और अच्छा मुझे लगा और मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा कि आपका जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक है वो मैंने एक ही बार में रिवीजन कर दिया, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें। तो फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो एग्जाम के पहले एक बार बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं एमसीक्यूज वगैरह लाते रहूंगा जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।